अब इधर देख लीजिए, लास्ट टाइम नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन आपको बता रहे थे। यस सर। 3 टाइप्स का बताया था, ठीक है। डायरेक्ट पहला कौन सा था, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन या बैलेंसिंग। दूसरा था डायरेक्शनल, उसके बाद डायरेक्शनल, और तीसरा बताना है डिसरप्टिव सिलेक्शन, ये बताना है, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न थ्योरी बताना है। डिसरप्टिव में क्या होता है, मान लीजिए किसी पॉपुलेशन का कर्व है, पॉपुलेशन का कर्व है ये नेचुरल सिलेक्शन के पहले का है, ठीक है। तो इस वाले में क्या होता है, ये जस्ट अपोजिट है किसका, बैलेंसिंग का। बैलेंसिंग में एक्सट्रीम फिनोटाइप कम होते थे, जो मीडियन फिनोटाइप था, एवरेज फिनोटाइप, वो सेलेक्ट होते थे नेचुरल सिलेक्शन के बाद। इसमें क्या होगा, जो एक्सट्रीम फिनोटाइप है ये वाले, जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम फिनोटाइप, वो सेलेक्ट होगा। और मीडियन फिनोटाइप, एवरेज फिनोटाइप के इंडिविजुअल धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस लाइन को धीरे धीरे कम कर रहा हूँ, देखिए मैंने ये कर दिया, कितना पीक बन गया, 2 पीक बन गया, ठीक है। कुछ समय बाद ऐसा आएगा, ये कर्व 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे कम हो रहे हैं ना, ये वाले सेलेक्ट हो रहे हैं। तो ये लास्ट में आप डायग्राम एनसीईआरटी में देखिए, इस तरीके से दिया गया होगा। यस सर। नेचुरल सिलेक्शन के बाद ये पॉपुलेशन का कर्व इस तरीके से आ जाएगा, ये किनारे वाले सेलेक्ट हो जाएंगे, बीच वाले धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। तो क्वेश्चन इसमें ये आता है कि 2 पीक किसमें बनता है, तो आप बोलेंगे डिसरप्टिव सिलेक्शन में 2 पीक बनते हैं। और क्या होता है इसमें, एक्सट्रीम फिनोटाइप नेचुरल सिलेक्शन के बाद धीरे धीरे डिस्कार्ड हो जाते हैं, एवरेज फिनोटाइप सेलेक्ट किए जाते हैं। समझ में आ रहा है? जी सर। तीनों में डिफरेंस हो गया ना, ठीक। इसके बाद अगर कहा जाए नेचुरल सिलेक्शन के एग्जांपल, मैंने लास्ट में बताया था, एक एग्जांपल और बताना है। बताइए कौन कौन से एग्जांपल हैं नेचुरल सिलेक्शन, अगर आप समझे हैं तो कौन कौन से एग्जांपल से समझे हैं। पहला एग्जांपल क्या है, जिराफ जो है ये, ठीक है। जिराफ का एग्जांपल हो गया, लैमार्क ने भी समझाया था अपनी थ्योरी को, डार्विन ने भी समझाया था, डार्विन की थ्योरी का नाम नेचुरल सिलेक्शन था, ठीक है। दूसरा एग्जांपल बताया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। अगला है DDT रेजिस्टेंट इन मॉस्किटो, नोट कर लेना। कौन कौन से एग्जांपल हैं, DDT रेजिस्टेंट इन मॉस्किटो, रेजिस्टेंट इन मॉस्किटो, एंटीबायोटिक इन बैक्टीरिया, अगला है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन बैक्टीरिया, इंडस्ट्रियल मिलेनियन। डार्विन फिंचेस बताइए किसका एग्जांपल है, नेचुरल सिलेक्शन का तो एग्जांपल है डार्विन फिंचेस। अपने आप को सरवाइव करने की और उनकी बीक्स की शेप में चेंज हुआ था ना, एनवायरनमेंट जब बदला था, अलग अलग आइसलैंड पर एनवायरनमेंट अलग अलग था, नहीं था। इसके बाद एडेप्टिव रेडिएशन इन मार्सुपियल, एडेप्टिव रेडिएशन इन मार्सुपियल, इसी का एग्जांपल गंगाओं में सर्जित है ये। हां, ये सब एग्जांपल याद रखिए कि नेचुरल सिलेक्शन के एग्जांपल क्या क्या हैं, ठीक है। और क्या जो बताना है हमको, कौन सा इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, वो बताना है, ठीक है। तो 5वां एग्जांपल है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? आई डोंट नो इट। हाँ, औद्योगिक, आगे क्या है? हाँ, वो गायब होते, इसका कोई नाम बताएगा? मिलेनिज्म का मतलब क्या है, देख लीजिएगा जो भी हिंदी नाम, ठीक है। इसको समझाना क्या चीज है ये, इसको क्वेश्चन आता है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म पर। देखिए यही हेडिंग लिखना, जल्दी से इसको समझते हैं। अरे ये तो मैंने 3 लिखा, यही आगे से तो लिख लीजिए। हाँ, कल नहीं आए थे तो कहीं से लिख लीजिएगा, ये 2 लिख लीजिए। और ठीक, बाकी लोगों का हो गया है? यस सर। देखिए आगे समझना है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, इसको एक कहानी की फॉर्म में समझना है। इंडस्ट्रियल, पूरे चैप्टर में तो कहानी भरा हुआ है। यस सर।
क्यों? यस सर। ध्यान से सुनिएगा, एक ये प्रोसेस है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, ये समझाता है कि नेचुरल सिलेक्शन हुआ है वाकई में, ठीक है। डार्विन की थ्योरी काम करती है। जैसे देखिए 1850 में, मतलब बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंग्लैंड की बात है। कहाँ की बात है? इंग्लैंड में जब इंडस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं थी, ठीक है, उद्योग धंधे बहुत ज्यादा नहीं लगे हुए थे, इंडस्ट्रीज कम थी। कब की बात कर रहे हैं? 1850 की बात कर रहे हैं। उस समय इंडस्ट्री बहुत कम थी, ठीक है। तो वहां पर होता क्या था इंग्लैंड में? डार्विन ने बताया था कि वहां होता क्या था। देखिए, दो मौत समझते हैं? मौत, यस सर। मौत क्या होती है? बटरफ्लाई की तरीके से इंसेक्ट है, कीट पतंगा है। बटरफ्लाई कलर्ड होती है, कलर्ड नहीं होती है। ग्रे या व्हाइट कलर की होगी, ब्लैक कलर की भी हो सकती है। व्हाइट और ब्लैक के अलावा या ग्रे के अलावा और स्पेशल कोई कलर नहीं होता है इसके पंखों में। समझ में आ रहा है? तो ये मौत है, बटरफ्लाई के तरीके से है। इसका साइंटिफिक नेम होता है बिट्सन बिटलोरिया। बिट्सन बिटलोरिया, ठीक है। तो डार्विन को वहां पर इंग्लैंड में इसकी दो वैरायटी दिखाई दी। कितनी वैरायटी रहती? जब इंडस्ट्री नहीं थी उसकी बात कर रहे हैं। जब इंडस्ट्री बहुत कम थी तो वहां पर दो वैरायटीज, देखिए इसकी जो दो वैरायटीज होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? एक होता है बिट्सन बिटलोरिया, बिटुलेरिया, ये बी स्मॉल लिखा जाएगा यहाँ पर, स्पीशीज है। और है टाइपिका, और दूसरा है बिट्सन बिटुलेरिया कार्बोनिफेरा। ये समझ रहे हैं? नाम के आगे मैंने क्या लगा दिया? ये क्या लगा दिया? ये जीनस है, स्पीशीज है, उसके आगे वैरायटी है। सब स्पीशीज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सब स्पीशीज, ठीक। इसको बोलते थे व्हाइट मॉथ। क्या बोलते थे? व्हाइट मॉथ। व्हाइट मॉथ बोला जाता था। इसका कॉमन नेम, व्हाइट का मतलब ग्रे से था। व्हाइट तो नहीं होती है, ऐसे कलर की होती है, कुछ ग्रे होती है, ठीक है। और ये ब्लैक मॉथ थी, ब्लैक मॉथ। तो दो तरीके की मॉथ होती हैं, ये आपको मिलती हैं, ठीक है। अब जब इंडस्ट्री नहीं लगी थी इंग्लैंड में, तो जहाँ पर इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो पॉल्यूशन बहुत कम रहेगा, कोयला नहीं जलाया जाएगा, ठीक है। तो पॉल्यूशन कम रहेगा। इंडस्ट्री से क्या होता है? पॉल्यूशन, कौन सा पॉल्यूशन मेन होता है? सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन, ठीक है, SO2 वाला। तो जब इंडस्ट्री नहीं थी, मतलब 1850 की बात है, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्री बनने के पहले इंडस्ट्री बहुत कम थी। 1850 की बात है, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन कह सकते हैं आप, ठीक है। उस समय क्या था? उस समय ये जो व्हाइट मॉथ थी, व्हाइट मॉथ, ये क्या थी? डोमिनेंट थी। डोमिनेंट समझ रहे हैं? प्रभावी, अपना दर्शाने वाली। बहुत ज्यादा संख्या थी इनकी, ब्लैक की संख्या बहुत कम थी। तो ऐसा क्यों था कि व्हाइट मॉथ बहुत ज्यादा मिलती थी देखने को? क्योंकि देखिए, आप जानते हैं कि जैसे ये है ट्री जो होते थे, पेड़ जो होते थे वहां पर उस समय, पेड़ पर जानते हैं लाइकेंस ग्रो करता है। क्या ग्रो करता है? लाइकेंस। लाइकेंस कई जगह ग्रो करते हैं, पेड़ों की छालों पर भी ग्रो करते हैं। तो इंग्लैंड में लाइकेंस ग्रो किया करते थे, पेड़ की छालों पर लाइकेंस। लाइकेंस का कलर कैसा होता है? ग्रे कलर का। कैसा होता है? व्हाइट है, ग्रे। बता तो ना, व्हाइट है, ग्रे, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली वो ग्रेस कलर होता है। एक्चुअली क्या वो ग्रेस कलर है, व्हाइट लिखा कोई बात नहीं है, ठीक। व्हाइट या ग्रे कलर के लाइकेंस होते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पर इन पेड़ों की शाखाओं पर या इनके तने पर जब ये मॉथ बैठती थी, जब ये मॉथ क्या करती थी? यहाँ पर बैठती थी इस तरीके से, तो मॉथ अपने आप को बचा लेती थी। मतलब जो बर्ड्स थी, जो चिड़िया थी, जो मॉथ को खाती हैं, उनको क्या बोलेंगे? प्रीडेटर्स। क्या बोला जाएगा? प्रीडेटर्स। इन मॉथों को खाने वाली चिड़ियों को क्या बोलेंगे? प्रीडेटर बर्ड्स बोला जाएगा। वो बर्ड, जानते हैं इसकी संख्या ज्यादा क्यों थी? क्योंकि देखिए, ये अपने आप को लाइकेन का पेड़ है, उस पर लाइकेंस ग्रो किया हुआ है, तो पेड़ का बैकग्राउंड कैसा रहेगा? व्हाइट या ग्रे रहेगा। तो जो व्हाइट कलर की मॉथ थी, वो उस पर जब बैठती थी तो अपने आप को व्हाइट बैकग्राउंड में छुपा लेती थी। अब ये व्हाइट बैकग्राउंड है, इस पर व्हाइट मॉथ बैठ जाए तो आपको ढंग से दिखाई नहीं देगी, तो छुपा लेती थी। तो जो चिड़िया थी खाने वाली मॉथ को, वो खा नहीं पाती थी उसको। जब खा नहीं पाती थी तो हुआ क्या? इनकी संख्या बहुत ज्यादा हुई,
ठीक है। लेकिन जो ब्लैक वाली मौत जैसे ही बैठती थी कहीं तुरंत बर्ड्स को दिख जाता था वो ब्लैक मौत व्हाइट बैकग्राउंड में अगर काली कोई चीज दिखाई देगी तुरंत पहचान में आ जाएगी ना, उनको खा लेंगे तो उसको खा लिए जाते थे, प्रेडेटर्स बर्ड्स को खा लेती थी, इसलिए व्हाइट मौत की संख्या ज्यादा थी। समझ में आ रहा है? समझ में ज्यादा क्यों थी? ब्लैक भी थी लेकिन कम थी। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ 1920 में, 1920 में जब क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्री बनी, जब इंडस्ट्री बहुत ज्यादा हो गई 1920 में, तब क्या हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन हो गया, SO2 पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, कोयला जलाया जाने लग गया, सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन वातावरण ज्यादा। अब जानते हैं जब SO2 पॉल्यूशन ज्यादा होता है तो लाइकेंस खत्म होने लगते हैं। लाइकेंस क्या इंडिकेटर है ऑफ SO2 पॉल्यूशन? जिस वातावरण में पॉल्यूशन ज्यादा रहेगा वहां लाइकेंस कभी नहीं ग्रो करेगा या कम ग्रो करेगा। तो जैसे जैसे इंडस्ट्री बनती चली गई, जैसे जैसे वातावरण, देखिए वातावरण में चेंज हो रहा है। नेचुरल सिलेक्शन कौन कराता है? वातावरण ही कराता है। कौन जिंदा रहेगा? वातावरण डिसाइड करेगा। तो वातावरण बदला क्योंकि इंडस्ट्री बनी, सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में ज्यादा हो गया, मतलब एनवायरनमेंट में चेंज हो गया, ठीक है, पॉल्यूशन ज्यादा हुआ। पॉल्यूशन होने से लाइकेंस धीरे धीरे खत्म होने लग गए। अब जब लाइकेंस धीरे धीरे खत्म होने लग गए तो पेड़ का ओरिजिनल कलर ब्लैक आ गया, होता ना, बार्क कैसी होती है, छाल डार्क कलर की होती है ना, तो पेड़ों की छाल दिखने लग गई। अब क्या हुआ उसके बाद, तो मतलब इंडस्ट्री जब डेवलप हुई 1920 में, ठीक है, तो किस मौत की संख्या अब ज्यादा बढ़ेगी? तो अब देखिए ब्लैक वाले बढ़ेंगे। बैकग्राउंड कैसा है? ब्लैक है। ब्लैक में ब्लैक वाले अपने आप को तो छुपा लेंगे, लेकिन व्हाइट वाले अपने आप को छुपा नहीं पाएंगे, व्हाइट वाले पकड़ जाएंगे, व्हाइट वाले डिटेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो व्हाइट की संख्या कम होने लगी, धीरे धीरे कम हुआ, ब्लैक की संख्या धीरे धीरे बढ़ी। तो ये देखिए यहाँ पर ये सिलेक्शन हो रहा ना, चुना जा रहा ना, सिलेक्शन का मतलब होता है नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। नेचर चुन रही है किसको? ब्लैक को यहाँ चुन रही है, ठीक है। क्यों? ड्यू टू द चेंज इन एनवायरनमेंट। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ब्लैक मॉथ फेवर्ड हुई थी। ब्लैक मॉथ क्या हुई थी? फेवर्ड का मतलब उनकी संख्या ज्यादा हो गई। अब ब्लैक मॉथ का साइंटिफिक नेम याद रखिए, कार्बोनिफेरा है। कार्बोनिफेरा कोयले से याद रखिएगा, कोल से, कार्बन से, समझ में आ रहा है? क्योंकि पेड़ की शाखाओं पर, पेड़ के तनों पर जब कोयला जलाया जाता है तो एनवायरनमेंट में कार्बन के पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। वो कार्बन के पार्टिकल तनों पर आकर के बैठ जाएंगे, जम जाएंगे, ठीक है। राख उड़ती नहीं है क्या? जहाँ इंडस्ट्री होती है बोलते राख उड़ रही है, तो राख जमा हो रही, कार्बन के पार्टिकल जमा होंगे, धीरे धीरे तना ब्लैक होता चला जाएगा, ब्लैक वाले मौत अपने आप को बचा लेंगे उसमें बैकग्राउंड में। यही थी इंडस्ट्री मिलेनिज्म, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म बोलते हैं। जी सर, क्यों मौत के लिए उपरी के बच्चे? मौत के लिए ही था केवल, इतना आपको याद रखना। ये कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। किसने किया? डार्विन ने किया। कितनी वैरायटी मौत की थी? 2। कौन सी थी? साइंटिफिक नेम टाइप का व्हाइट वाली, यही हो गया, ठीक है। इंडस्ट्री के पहले कौन सी फेवरेट की जाती थी? कौन सी ज्यादा? व्हाइट। इंडस्ट्री के बाद कौन सी? ब्लैक वाली, ठीक है। यस सर, इतना याद रखना है इसमें बस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन आता है वो सुन लीजिए, हार्डे-वेनबर्ग प्रिंसिपल है। हार्डे-वेनबर्ग प्रिंसिपल या इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हार्डे-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, समझ में आया? इसमें क्वेश्चन भी हैं, अभी इसका क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। जैसे जेनेटिक्स में था, सॉल्व करने वाला एक साइंटिस्ट थे हार्डे-वेनबर्ग, ठीक है। उन्होंने कुछ प्रिंसिपल दिया था। अभी मैंने उस थ्योरी जो बतानी है आपको, नियो डार्विनिज्म, उसको अभी इसके बाद बता देंगे, ठीक है। हार्डे-वेनबर्ग साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने एक नियम दिया था, एक प्रिंसिपल बनाया था। क्या प्रिंसिपल था? ध्यान सुनिए। एक चीज जानते हैं, पहले जान लीजिए आप, एलील फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एलील फ्रीक्वेंसी या जीन फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, या फिर जीन फ्रीक्वेंसी। अगर ये समझ लीजिए तो आपको समझ में आएगा। एलील फ्रीक्वेंसी जानते हैं। मान लीजिए इतने लोग बैठे हुए हैं, 10 लोग हैं, ठीक है। 10 इंडिविजुअल हैं। किसी पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल हैं? 10, ठीक है। मान लीजिए कितने हैं, मैंने 2 हो गया, ये कितना हो गया? 2 2 4 2 6 7 इंडिविजुअल, 8 हो गया। 8 ना, 8 हो गया। अब 8 लोगों में मान लीजिए कैपिटल T जीन 2 लोगों में है। कितने लोगों में है?
एलील की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई। तो फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका क्या है कि जितने लोगों में वो एलील होता है उसको टोटल लोगों से डिवाइड कर देते हैं। समझ में आया? जैसे मान लीजिए 2 लोग रेड कलर की शर्ट पहने हैं और टोटल 10 लोग हैं, तो रेड कलर की शर्ट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो 2/10 हो गया। 10 टोटल लोग हैं और 2 रेड कलर शर्ट वाले 2/10। ठीक है, 2/10 समझ में आ रहा है। तो ये नोट कर लीजिए, एलील फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका क्या है? नंबर ऑफ एलील, नंबर ऑफ एलील्स, ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स containing पर्टिकुलर एलील। कितने लोगों में वो पर्टिकुलर एलील है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। समझ में आया? तो अगर हम कह रहे हैं कि कैपिटल टी 2 इंडिविजुअल में है और 10 टोटल हैं, 2/10 हो गया, एलील फ्रीक्वेंसी कैपिटल टी का हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप 2/10 हो गया, उसको डिवाइड करके 0.2 आ जाना, आ गया ना, कितना हुआ एलील फ्रीक्वेंसी कैपिटल टी का? 0.2। समझ में आ रहा ना? ये समझ में आ रहा ना? यस सर। इसके बाद अगर मैं बोलूं कि कैपिटल टी की फ्रीक्वेंसी अब बता दीजिए आप, जीन की फ्रीक्वेंसी कितनी है? वो तो एक एलील था, जीन जानते हैं, एलील की जोड़ी को बोलते हैं जीन। कैपिटल टी क्या है? एलील है 2, उनकी जोड़ी को जीन बोलेंगे। आप बताइए इस जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1/5। तो 1/5 सुनिए, नहीं, 0.2 किसका फ्रीक्वेंसी है? कैपिटल टी का फ्रीक्वेंसी है 0.2। तो कैपिटल टी का मतलब टी स्क्वायर लिख सकते हैं आप ना, लिख सकते हैं ना। तो टी स्क्वायर का मतलब एक टी की फ्रीक्वेंसी 0.2 है, दूसरे की भी 0.2 का 0.2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.4। समझ में आ रहा ना? 0.2 का 0.2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी स्क्वायर मतलब कैपिटल टी की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो नीचे 10 ही रहेगा। नहीं 10 नहीं, ठीक है, आप निकाल चुके हैं बात ना, ठीक है, निकाल चुके हैं। मैं बोलो कैपिटल टी कितना है, जोड़ा नहीं जाएगा, स्क्वायर किया जाएगा। क्या किया जाएगा? स्क्वायर। समझ में आ रहा है? 2 बार है ना ये, इसको स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, 0.2 को कम, ये भी 0.2, ये भी 0.2। समझ में आ रहा है? तो जो आएगा उसमें हो जाएगा। मतलब जो एलील आया वो एक स्पेशल टी का आया है 0.2। हाँ, एक कैपिटल टी की जो है एक एलील की फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं। अब मैं जीनोटाइप की अगर पूछूं या जीन की फ्रीक्वेंसी, तो इसको स्क्वायर में कर देते हैं, 2 बार में। एलील के ग्रुप को जीन कहते हैं। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने एक लॉ दिया था। लॉ क्या था? नोट कर लीजिएगा कि जीन फ्रीक्वेंसी या फिर एलिलिक फ्रीक्वेंसी, हालांकि दोनों अंतर है, दोनों में अंतर है। ठीक है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम इन ए पॉपुलेशन, सेम रहती है। ठीक है, इन ए पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन में, ए पॉपुलेशन थ्रू जनरेशन ओवर जनरेशन ओवर जनरेशन। पॉपुलेशन समझते हैं, पॉपुलेशन समझते हैं ना? एक ही स्पीशीज के लोगों का ग्रुप पॉपुलेशन, इतने लोग बैठे हैं, सब क्या है? सैपियन है, सब सैपियन है ना। तो ये पॉपुलेशन, डॉग एक साथ ढेर सारे डॉग हैं, डॉग की पॉपुलेशन, एक ही स्पीशीज के लोगों का झुंड पॉपुलेशन बोला जाता है, जनसंख्या। समझ में आ रहा है? तो ये बोल रहा है कि जीन की फ्रीक्वेंसी या एलील की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, किसी पॉपुलेशन में सेम रहेगी। कब? जनरेशन ओवर जनरेशन का मतलब एक जनरेशन, जैसे मान लीजिए एक ही पॉपुलेशन है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पीशीज है ए, देख रहे हैं, ये ए टाइप के लोग यहाँ रह रहे हैं, सबकी स्पीशीज सेम है, इनकी अगली जनरेशन आई, बच्चे हुए इनके, कुछ लोग मर गए, कुछ के बच्चे हुए, तो अगली पॉपुलेशन, अगली जनरेशन बनेगी ना, तो अगली जनरेशन भी ए ही है। ठीक है, क्या है वो? ए ही है, मतलब जीन फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव आ रहा है? नहीं आएगा। ठीक है, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में क्या है? सेम। तो सेम कब रहती है जानते हैं? जब कोई बदलाव नहीं होता है।
इसमें है नियम कि अंडर कुछ कंडीशन में ऐसा होगा, नेचर में ये फॉलो नहीं होता। नेचर में ऐसा होता ही नहीं है कि जीन फ्रीक्वेंसी किसी पॉपुलेशन में सेम रह जाए। क्या लोग रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे? इनके क्या म्यूटेशन नहीं होगा? क्या नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा? हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा? सब कुछ होगा। तो जीन फ्रीक्वेंसी सेम नहीं रहती। उन्होंने बताया सेम तब रहेगी जब क्या होगा, कुछ नियम फॉलो होंगे। अब नियम कौन कौन से, किस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, समझ में आ रहा है? जैसे सर कि ह्यूमन की जब रहेगी, जब जन्म दर मृत्यु दर। हाँ तो देखिए लिखिएगा दिस प्रिंसिपल, ये वाला जो दिस इक्विलिब्रियम रिमेन मेंटेन, ये मेंटेन रह सकता है अंडर फॉलोइंग कंडीशन। कुछ कंडीशन में ही नियम काम करता है, कुछ कंडीशन में ही ये नियम काम करता है। जब देख लो कौन कौन सी कंडीशन है कि जीन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए पॉपुलेशन साइज लार्ज है, पॉपुलेशन साइज क्या है, लार्ज होना चाहिए, समझ में आ रहा है? साइज नंबर एक ही चीज है, ध्यान लीजिए, डेमोग्राफी में पढ़ेगा एक ही चीज है, नंबर जब ज्यादा होता है पॉपुलेशन साइज बढ़ता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन साइज क्या है, बड़ा है, लार्ज लिखा मैंने ना, लार्ज लिखा है, साइज लार्ज है। मान लीजिए क्लास खचाखच भरी हुई है और एक दो बच्चे बाहर चले गए तो कोई विशेष फर्क हमको नहीं दिखाई देगा। अभी तो ये लोग बैठे हुए तो एक बाहर चला जाए दिख जाएगा कि चला गया, यहाँ से चला गया ना। समुद्र में एक गिलास पानी डाल दो कोई फर्क पड़ेगा, निकाल लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बाल्टी से निकाल। वही चीज है कि अगर मान लीजिए पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, उसमें 1-2% की जीन में चेंज हो गया तो नेग्लेक्ट मान लिया जाता है कि चेंज नहीं हुआ है, तो उसको नेग्लेक्ट मान के चलते हैं हम लोग। समझ में आया? जीन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं सेम है, पॉपुलेशन साइज अगर बड़ा है तो ये नियम फॉलो होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? yes, लार्ज पॉपुलेशन साइज, क्वेश्चन आता है क्या स्मॉल पॉपुलेशन साइज में ये फॉलो होगा नहीं? नहीं फॉलो होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, रैंडम मैटिंग होनी चाहिए, रैंडम मैटिंग होनी चाहिए तभी फॉलो होगा। बदलाव रैंडम मैटिंग समझते हैं? रिप्रोडक्शन, मान लीजिए कि ये किसी प्लांट का किसी एनिमल का जीनोटाइप है कैपिटल ए, दूसरे का क्या है स्मॉल ए, ये बार-बार इसी के साथ रिप्रोडक्शन कर रहा है, बार-बार उसी के साथ रिप्रोडक्शन कर रहा है, कुछ नया आएगा? नो, नया आना चाहिए तभी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, कुछ बदलाव होना चाहिए। एक जैसे ही लोग हमेशा रिप्रोडक्शन करते रहेंगे, एक जैसे लोग, तो कोई नया बदलाव थोड़ी नहीं आ रहा है, चेंज नहीं आएगा ना। समझ में आ रहा है? मान लीजिए इनको कुछ दे दिया एक टॉफी की बांट, जो सबको तो लगातार एक ही को बांट के चले जा रहे हैं, दूसरे को बहुत कम दे रहे हैं, तो इनके पास बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये तो रैंडम नहीं हुआ ना, रैंडम होता ना सबको लुटा दो, सब लोग ले लो, ठीक है, सबको इक्वली बांट दो ले जा करके, वो होता है रैंडम। रैंडम का मतलब समझ में आ रहा है? बराबर सबको रैंडमली मैटिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये कोई फिक्स मैटिंग नहीं होनी चाहिए एनिमल्स में, ये एनिमल इसी के साथ मैटिंग कर रहा है तो जीनोटाइप वही वाला हमेशा बना रहेगा। ठीक है, इससे सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा इक्विलिब्रियम, क्योंकि एक पर्टिकुलर जीन का फ्रीक्वेंसी तो बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए रैंडम मैटिंग नहीं हो रही है, ठीक है, रैंडमली मैटिंग नहीं कर रहे हैं इंडिविजुअल, तो एक फिक्स जो पर्टिकुलर जीनोटाइप होगा उसकी फ्रीक्वेंसी तो बढ़ जाएगी ना, दूसरे की घट जाएगी, तो इक्विलिब्रियम तो मेंटेन नहीं हो पाएगा ना। इसलिए रैंडम रिप्रोडक्शन होना चाहिए। और कौन कौन सी कंडीशन है देखिए, और जो कंडीशन है कि नो म्यूटेशन, कोई म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। अगर म्यूटेशन हुआ तो चेंज हुआ, चेंज नहीं होना चाहिए बस। म्यूटेशन हुआ तो जीन फ्रीक्वेंसी बदलेगी तुरंत, ठीक है, वेरिएशन आएगा तो नियम काम नहीं करेगा। नो नेचुरल सिलेक्शन, कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। नो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन समझते हैं ना, अलग अलग जीनोम वाले ऑर्गेनिज्म का जीनोम मिक्स होना, हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होना चाहिए ऐसा। मतलब जितने तरीके से जीन चेंज हो सकता है वो सारे फैक्टर नहीं होने चाहिए। समझ
समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से फैक्टर इस इक्विलिब्रियम को प्रभावित करते हैं, इस नियम को फेल कर देते हैं। तो याद रखिए कि जिन फैक्टर की वजह से जीन चेंज हो सकता है वो सारे फैक्टर्स को डिस्टर्ब करेंगे इस इक्विलिब्रियम को। समझ में आ रहा है? तो यहाँ लिख लीजिएगा कि हार्डे-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में डिस्टर्ब हो जाएगा या फिर और चेंज हो जाएगा बाई फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर से पूछा जाता है बदलेगा, तो आप ऑप्शन में देख रहिएगा। जिस फैक्टर से जीन चेंज हो सकता है वही फैक्टर इसको बदल देगा। बाई फैक्टर्स दैट चेंज जीन फ्रीक्वेंसी, जिससे जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है या फिर जिससे क्या होता है वेरिएशंस आते हैं, वेरिएशंस डेवलप होते हैं। वेरिएशन नहीं आना चाहिए बस। सर जी डिस्टर्ब के बाद क्या लिखा गया? इक्विलिब्रियम में डिस्टर्ब और चेंज बाय फैक्टर्स दैट चेंज द जीन फ्रीक्वेंसी या वेरिएशन। समझ में आ रहा है? यस। बहुत आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है, देखा तो बहुत विस्तारित है। बस यही याद रखना है कि जो फैक्टर जिनकी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं, जिससे वेरिएशन आ सकता है, वो फैक्टर इसको प्रभावित करेंगे तुरंत। ठीक है? और ये दो तो अलग से याद रखना है कि पॉपुलेशन साइज बड़ा होना चाहिए क्योंकि इसमें दिमाग भी काम करेगा आपका, और रैंडम मैटरिंग होनी चाहिए। डिफरेंट मैटरिंग। समझ में आ रहा है? अब इससे अब देखिए इसमें कुछ इक्वेशन दिया है। मान लीजिए एक जीन है एलील, लिखिएगा इफ एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए। मान लीजिए एक पॉपुलेशन है, इतने लोग बैठते हैं, ए एलील कितने लोगों में है, ठीक है? तो होगा कितने लोगों में, पता लगा सकते हो ना कितने लोगों में कैपिटल ए एलील है। मान लीजिए तो अगर मैं बोल रहा हूँ 4 लोगों में है कैपिटल ए एलील और 10 लोग बैठे हैं, तो कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी कैपिटल ए एलील की? 4/10। 4 में है एलील, वो 4 पर्सन्स में एलील है, टोटल 10 लोग बैठे हैं, तो 4/10 मतलब 0.4 हो गया एलील की फ्रीक्वेंसी ए वाले की। ठीक है? तो हम उसको लिख रहे हैं कि एक एलील फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए एलील है, उसकी कितनी है? पी है। मान कितना है? पी। अब पी में वही समझे रहे कि 0.4 हमने निकाला है ना, तो सोचिए पी है। और एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए अगर मैं बोल रहा हूँ क्यू, क्योंकि जानते हैं कैपिटल टी अगर कहीं है तो स्मॉल टी जरूर होगा ही ना उसमें, उस पर्सन उस पॉपुलेशन में स्मॉल टी के चांस हैं होने के। ठीक है? इसके बाद एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए कितना होगा? पी क्यू। कितना होगा? पी क्यू। समझ में आया? होगा? जब इसको बाद में लिखिएगा, इस वाले को अभी छोड़ दीजिए जगह, अभी मैं बता रहा हूँ। ये दो चीज समझ में आ गया होगा कि ए जीन ए एलील, अभी जीन नहीं बोल रहे हैं, जीन अभी अलग बताएंगे। ए एलील का फ्रीक्वेंसी पी है और स्मॉल ए का कितना है? मान लीजिए क्यू है। ठीक है? तो टोटल एलील की फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? टोटल एलीलिक फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? P प्लस Q आप लिख सकते हैं, मतलब A प्लस स्मॉल ए लिखा जा सकता है ना, P प्लस Q हो गया ना। दोनों एलील की फ्रीक्वेंसी जोड़ लीजिए, 0.4 है मान लीजिए फ्रीक्वेंसी, कैपिटल ए की निकली तो स्मॉल ए की भी तो कुछ निकलेगी ना, P प्लस Q। या फिर ये किसके लिए था? ये फ्रीक्वेंसी थी, कौन से एलील की बात कर रहे थे? कैपिटल ए। ये फ्रीक्वेंसी स्मॉल ए की है। अब P प्लस Q इक्वल टू हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1। समझ में आ रहा है? हमेशा 1 होगा। अगर एक कोई एलील है, क्योंकि ये बताइए कैपिटल टी है, स्मॉल टी है और लेंथ डिसाइड करनी है, तो क्या इसके अलावा भी कोई एलील होगा? तो ये एलील तो पॉसिबल है लेंथ के लिए, हाइट के लिए, कैपिटल टी या स्मॉल टी। तो अगर कैपिटल टी की फ्रीक्वेंसी 0.4 है तो स्मॉल टी की कितनी होगी? 0.6 होगी ना। दोनों मिला करके तभी तो 1 आएगा। समझ में आ रहा है? तो दोनों एलील की फ्रीक्वेंसी हमेशा 1 होती है। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अगर चूंकि ऐसा ये एलील जो होते हैं, एलील हमेशा पेयर में होते हैं, ये पता होगा। एलील किस में होते हैं? पेयर में। अकेला एलील तो होता नहीं है।
तो ये फ्रीक्वेंसी जो है ये भी सिंगल एलील की बात कर रहे हैं, सिंगल एलील की बात कर रहे हैं। अब एलील होते हैं पेयर में, तो जब पेयर में होते हैं तो आप ये कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी, ए की फ्रीक्वेंसी इतनी थी तो कैपिटल ए की कितनी होगी, पी स्क्वायर हो जाएगी ना। इसी का आप स्क्वायर कर दीजिए, पी प्लस क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 रहेगा। मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू इक्वल टू 1 तब भी रहेगा, क्योंकि ये है एलील की फ्रीक्वेंसी, ये है जीन की फ्रीक्वेंसी, ये जीन की है। हमने बोला एलील पेयर में रहते हैं, ठीक है, तभी जीन बनता है ना। तो ये एलील का था और जीन का बोलेंगे, जीनोटाइप का तो स्क्वायर हो जाएगा। कैसे देखिए ये कैसे आया जानते हैं, पी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये हुआ कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी हुआ ना। आप कैपिटल ए को इसके स्क्वायर भी लिख सकते नहीं लिख सकते हैं। मैंने कैपिटल ए एलील का फ्रीक्वेंसी कितना बताया, पी बताया, कैपिटल ए का कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से क्यू किसका फ्रीक्वेंसी था, स्मॉल ए का कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना। ए स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर एलील या डबल ए स्मॉल ए हो गया तो इसका स्क्वायर लग जाएगा, 2 बार हो रहा है। 2 पी क्यू का मतलब ये हो गया 2, इसके बाद पी क्या है, ए और स्मॉल ए, इनका फ्रीक्वेंसी ये आ गया, सब 1 हो गया। सबको जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 1, समझ में आ रहा है। हाँ, तो जीन का पूछेगा, ये है एलील का और जीन का ये है, ये लिखेंगे जीन फ्रीक्वेंसी, टोटल जीन फ्रीक्वेंसी, ये जीन का फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से इसके, अब बताइएगा जो जितने तरीके का आता है सब बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए कैपिटल ए इसी पॉपुलेशन में कोई एक पर्टिकुलर एलील है, इसकी फ्रीक्वेंसी 0.4 है, तो इस दूसरे स्मॉल एलील की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0.6 हो जाएगी ना, क्योंकि दोनों एलील जोड़ करके 1 आना चाहिए ना। 1 में आ गया तो स्मॉल ए कितना हो जाएगा, बोलेंगे 0.6। अब बताइए हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल की, हेटेरोजाइगस की जीन फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसमें, या पहले आप बताइए होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0.4। होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल टी, होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी 0.4। होमोजाइगस डोमिनेंट इसमें से निकाल सकते हैं ना, कैपिटल ए क्या है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट की तो है, डोमिनेंट होमोजाइगस नहीं है। तो होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब ये हुआ, देखिए कैपिटल टी की समझिए, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0.4 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.16 आ गया ना, कितना हो गया। इसके बाद होमोजाइगस रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो रिसेसिव क्या होता है, 0.36 हो गया, 0.36 आ गया। लिख लीजिएगा, ऐसे सवाल आता है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी है, डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक है, और ये होमोजाइगस रिसेसिव फ्रीक्वेंसी, रिसेसिव फ्रीक्वेंसी ऐसे पूछा जाता सवाल में। एलील तो बहुत आसान है, ठीक है, 1 में से घटा देंगे दूसरे वाले को। अब बताइए हेटेरोजाइगस की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, क्या हेटेरोजाइगस रिसेसिव भी होता है, 0.4। नो बताइए हेटेरोजाइगस रिसेसिव होता है, नो रिसेसिव होगा, हेटेरोजाइगस होगा तो डोमिनेंट ही होगा वो, कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस हो तो डोमिनेंट ही तो ट्रेड शो करेगा, कभी रिसेसिव नहीं बनाएगा ना। तो अगर क्वेश्चन में घुमा के पूछा गया है कि हेटेरोजाइगस डोमिनेंट की बताइए, तो बात वही हुई, हेटेरोजाइगस की पूछता है, समझ में आ रहा है, कभी हेटेरोजाइगस रिसेसिव होता नहीं कुछ। तो बताइए हेटेरोजाइगस की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0.25 2.24 0.24। बस हो गया काम खत्म है। 2 पीक्यू याद रखिए, 2 पीक्यू होता है, ठीक है। अब 2 पीक्यू का मतलब क्या हो गया, तो 0.4 मल्टीप्लाई 0.6 और 4.48 आ गया आंसर, हो गया काम खत्म। गलत था हमारा, हेटेरोजाइगस में 2 आगे लगाना है, याद रखिए 2 पीक्यू है, देखिए 2 बनेंगे हेटेरोजाइगस। आप जब मेंडल क्रॉस कराते थे तो बताइए कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराएं स्मॉल टी से, समझ गए सर जी, समझ। जब ये बनेंगे सेल्फिंग कराएंगे तो 2 जगह आपको ये आएगा ना, ये कंडीशन 2 जगह आती है ना जी सर, एक जगह थोड़ी ना आती है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 जगह आता है ना, 50% लिखा जाएगा, 50%। तो 2 लगा करके और दोनों को एल को मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा।
तो जिस तरीके का आता है क्वेश्चन इस पर बार बार मिलेगा आपको। अब एक और बताइए इससे रिलेटेड, देखिए मान लीजिए 1000 लोगों की पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन में कितने लोग हैं? पॉपुलेशन में है 1000 लोग, ठीक है। कैपिटल ए जीनोटाइप है, कैपिटल ए जीनोटाइप है 500-600 लोगों में। कैपिटल ए जीनोटाइप 600 लोगों में है, 600 फ्रीक्वेंसी नहीं है, लोगों 600 इंडिविजुअल में कैपिटल ए है, ठीक है। और स्मॉल ए कितने लोगों में है? 0.6 हाँ 400 400 कैसे हो जाएगा? नहीं सकते। मतलब कैपिटल ए 600 लोगों में, तो स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए कहाँ जाएंगे सब? वो कहाँ जाएंगे? मान लीजिए 200 है, ठीक है। अब यहीं पर आप बताइए, ये है ऐसा, इतना ही दिया वो मान लीजिए। अब बताइए इसमें कि कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है? केवल कैपिटल ए। तो देखिए कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी आप निकालेंगे ना, अभी तो बोल रहा है कितने लोगों में है कैपिटल ए, फ्रीक्वेंसी नहीं दे रहा है। कोई कैरेक्टर जितने लोगों में होता है फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, जितने लोगों में होता है उसको टोटल से डिवाइड किया जाता है। 0.6 तो 600 लोगों में है, उसको आप डिवाइड करेंगे 1000 से, 0.6 आ गया कैपिटल ए, ठीक है। अब इसमें स्मॉल कैपिटल ए जीन का है ना, ये क्या है? ये जीन का, ठीक है। अब आप केवल कैपिटल ए का निकाल सकते हैं। कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो बताइए सर, उसी का स्क्वायर कर, इसी का रूट ले लेंगे, स्क्वायर नहीं करेंगे, रूट। अब चूंकि मैंने ऐसा सवाल दिया है कि इसमें रूट तो बन नहीं रहा है कोई फिक्स, लेकिन वो ऐसा आएगा नहीं, आपको ऐसा सवाल आएगा इसमें एक रूट बनेगा उसका, समझ में आ रहा है? इसमें क्या बनेगा? एक रूट बनेगा, ठीक। इसका आप क्या करेंगे, क्योंकि डबल ए स्क्वायर बराबर 0.6 है ना ये, तो कैपिटल ए निकालने के लिए इसी का रूट निकाल लिया जाएगा। जो आंसर आएगा अब पूछेंगे स्मॉल ए मान लीजिए कितना है? स्मॉल ए, ठीक है। अब अगर सोचिए इसको हटा दिया गया, इसको भी हटा दिया गया, केवल यही इतना दिया है, केवल ये इतना, तो स्मॉल ए कैसे निकालेंगे? यहाँ से जो इसका आंसर आएगा रूट का, उसको 1 में से माइनस कर देंगे ना। जो रूट का आंसर आएगा, अभी सॉरी यहाँ देखिए, ये कैपिटल ए का मान लीजिए इसका रूट आ गया, अब स्मॉल ए का पूछ रहा है, तो इसका रूट का जो आंसर आएगा आपका, ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसको 1 में से घटा देगा, तो आ जाएगा स्मॉल ए का। समझ में आ रहा है? तो जब आप कैपिटल और स्मॉल ए आपने निकाल लिया, कुछ भी पूछा जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए निकाल लिया आपने, कैपिटल ए यहाँ से मिल गया, रूट निकाल करके 1 में से घटा करके स्मॉल ए मिल गया, क्योंकि कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए बराबर 1 होता है। ऐसा नहीं होता है कि कैपिटल ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए स्क्वायर, ये स्मॉल ए इक्वल टू 1, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। इसमें 2pq जो 2 कैपिटल ए स्मॉल ए को जोड़ा जाता है, तब जाकर के बनाता है। समझ में आ रहा है? तो एक एरे बस पता लग जाए, दूसरा एरे 1 करेंगे, 1 में से घटाएंगे, जब दोनों एरे पता लग गए तब कुछ भी पूछ लिया जाए। जब दोनों एरे पता लग जाते हैं तो आप कुछ भी पूछा जाए। मान लीजिए यहीं पर देखिए, एक एरे कितना है? 0.3 है, दूसरा एरे कितना होगा? 0.7। कैपिटल ए स्मॉल ए, मान लीजिए आंसर आपके पास आ गया। अब आप सब निकाल सकते हैं ना इससे। 2 हेटेरोजाइगस पूछा जाए तो 2 क्या लिखेंगे? 2 कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाएगा ना, 21 आया 0.21, इसको 2 से मल्टीप्लाई, ये आंसर आ गया। कैपिटल ए का पूछा जाए 0.9 आ गया, स्मॉल ए का पूछा जाए 0.49 हो गया। समझ में आ रहा है? हो जाएगा ना ये? बस सीधे आप दिमाग लगाइए एरिल पर, किस पर लगाएंगे? एरिल निकालने पर लगाइए। ये तो हो गया कंप्लीट। अब मैंने बता दिया हार्डे-विल्बर इक्वेशन कितनी कंडीशन में वर्क करेगा, ठीक है। जब जीन चेंज नहीं होगा तो वो इक्वेशन काम करेगा।
अब इसके बाद मॉडर्न थ्योरी देख लीजिए, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विनिज्म और म्यूटेशन का मिक्स अब अप। देखिए ध्यान रखिए, आज की जो थ्योरी है बोलते हैं, आज जो इवोल्यूशन की थ्योरी काम करती है उसी को बोलते हैं मॉडर्न थ्योरी, और इसी को क्या बोलते हैं, सिंथेटिक थ्योरी, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, या फिर दूसरा नाम नियो डार्विनिज्म, नियो डार्विनिज्म। मतलब देखिए लेमार्क की जो थ्योरी थी उसकी भी अपनी कमियां थी, ठीक है, डार्विन की थ्योरी की भी अपनी कमियां थी, बताया था मैंने, और म्यूटेशन थ्योरी की भी अपनी कमी थी। तो लेमार्क चूंकि फुल्ली काफी हद तक जो है फेल थे, सक्सेस से थोड़े से डार्विन और हीमो डिब्रीज म्यूटेशन वाले, बाद में दोनों को जोड़ दिया गया, दोनों को मिक्स करके एक नई थ्योरी बना दी जो नियो डार्विनिज्म बोल दिया। तो ये किसका मिक्सचर है, ये डार्विनिज्म और ह्यूगो डिब्रीज ऑफ डार्विनिज्म प्लस म्यूटेशन थ्योरी। एक क्वेश्चन देखिए बहुत बार आता है, याद रखिएगा, डार्विन और ह्यूगो डिब्रीज ने दोनों ने वेरिएशन के बारे में बताया था, ठीक है, कि विभिन्नताएं कैसे आती हैं। तो जो डार्विन थे, ये डार्विन, इन्होंने बोला था कि इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन नोट कर लीजिएगा, इवोल्यूशन बाय वेरिएशन, किसकी वजह से होता है, वेरिएशन। डार्विन की पिंचेस जो थी अलग अलग आइसलैंड पर गई, अगर वो अपनी बीक की शेप में परिवर्तन नहीं करती तो वो जिंदा नहीं रहती, मर जाती, समझ में आया, खाना नहीं मिलता, ठीक है। विभिन्नताएं अपने शरीर में जब हम डेवलप करेंगे तभी तो बदलते वातावरण में अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। डार्विन यही तो बोलते थे ना कि इवोल्यूशन का कारण क्या है, विभिन्नताएं होती हैं, लेकिन ह्यूगो डिब्रीज के अकॉर्डिंग क्या है, म्यूटेशन है विभिन्नता का कारण। म्यूटेशन से क्या होता है, विभिन्नताएं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ लिखिएगा, यहाँ में इसको ह्यूगो डिब्रीज लिख दीजिएगा, ये लिखे कोई बात नहीं है, लिखिएगा ह्यूगो डिब्रीज थ्योरी ऐसे लिखिएगा। इनके अकॉर्डिंग इवोल्यूशन कैसे हुआ है, इवोल्यूशन बाय म्यूटेशन से हुआ है, ठीक है, कैसे हुआ है, म्यूटेशन से। अब ये जो वेरिएशन है, ये डार्विन बोलते थे कि विभिन्नताएं बहुत धीरे धीरे आती हैं, क्या विकास झटके में हो गया है, नो, बहुत धीरे धीरे कई करोड़ों साल लगते हैं, समझ में आया। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, विभिन्नताएं बहुत स्लो, क्वेश्चन आता है कि डार्विन के अकॉर्डिंग विभिन्नताएं जो थी वो क्या थी, स्लो थी, बहुत धीमी थी, ठीक है। इन्होंने वेरिएशन को क्या बोला, स्लो चेंजिंग बोला, स्लो चेंजेस बोला था वेरिएशन को। जो वेरिएशन थे बहुत धीमे परिवर्तन थे, म्यूटेशन झटके में होता नहीं होता, हाँ, म्यूटेशन जो होता है एक जीन में बदलाव हुआ तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता है। आप देखिए सिकल सेल एनीमिया में एक पॉइंट म्यूटेशन होता है, पूरा सिस्टम ही चेंज होता है ना। और म्यूटेशन कई जनरेशन का इंतजार नहीं करता, आज हमारी बॉडी में अगर म्यूटेशन हुआ और जर्म सेल में हुआ तो हमारी अगली पीढ़ी झेलेगी उसको, आगे वाली नहीं अगली ही झेलेगी, क्योंकि तत्काल अगली जनरेशन में पहुंचता है। तो ये स्लो वेरिएशन थे, ये कई पीढ़ी में धीरे धीरे पहुंचते हैं। इनके अकॉर्डिंग एवोल्यूशन जो हुआ वेरिएशन से हुआ, वेरिएशन बहुत स्लो होते हैं, म्यूटेशन बहुत फास्ट होते हैं, ठीक है। म्यूटेशन क्या है, फास्ट चेंजिंग, ठीक है। और इसी के लिए एक नाम दिया जाता है सिंगल, अगर बोलते हैं साल्टेशन, अगर कहीं टर्म आ जाए जानते हैं क्या होता है, साल्टेशन का मतलब होता है सिंगल स्टेप लार्ज स्केल म्यूटेशन, सिंगल स्टेप लार्ज स्केल म्यूटेशन। हाँ कुछ कह रहे हैं कोई, विशाल। देखिए एक होता है कि चलते हैं आप धीरे धीरे चल रहे हैं, एक होता कूद कूद कर चलना, एक पैर रखेंगे लंबा सा तो काफी दूरी तय कर लेंगे, धीरे धीरे रेंग रहे हैं, ठीक है। सिंगल स्टेप, एक सिंगल स्टेप किया हमने, एक झटका लगाया बड़ा परिवर्तन कर दिया, सिंगल स्टेप लार्ज स्केल चेंज हुआ, ठीक है। तो इसमें इसी को बोलते हैं साल्टेशन, समझ में आ रहा है जी सर, जब हाँ सर इसमें दिशा ही और दिशा मान हाँ डायरेक्शनल उसका ये क्या किसमें, डायरेक्शन का मतलब ये वेरिएशन इवोल्यूशन वाला, जैसे जिसमें जो डायरेक्शन जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है वो डायरेक्शनल हो गया, और जो डायरेक्शनल लेस होता है ये डायरेक्शनल है। यस सर, ध्यान सुनिए, ये डायरेक्शनल है। हम एंटीबायोटिक मिला रहे हैं, रेजिस्टेंस पावर बढ़ती जा रही है, ठीक है। खाना आप मान लीजिए इन्वायरमेंट
पतला, जितना एनवायरनमेंट गंदा होता जा रहा है, जितना एनवायरनमेंट बदलेगा, ठीक, उतनी ही ज़्यादा पॉपुलेशन मरेगी ना। समझ में आ रहा है? तो मतलब ये डायरेक्शनल होते हैं। ये चेंजिंग क्या है, एक डायरेक्शन में होते हैं। जिधर की डायरेक्शन में एनवायरनमेंट चेंज होता है उधर ही चले जाएंगे, उधर ही वो विकास हो जाएगा। लेकिन म्यूटेशन में ऐसा नहीं होता। म्यूटेशन फायदेमंद भी होते हैं, नुकसानमंद भी होते हैं। म्यूटेशन दोनों तरफ चलते हैं। म्यूटेशन हुआ तो फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। ऐसा नहीं आपने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा ना, नुकसान होता ना। म्यूटेशन ब्रीडिंग कराई जाती है, प्लांट में नई नई वैरायटी को बनाने के लिए एक्सरे डाला जाता है, म्यूटेशन कराया जाता है ताकि नई वैरायटी बने। तो म्यूटेशन से फायदा भी हो जाता है, नुकसान भी होता है, ठीक है। तो ये क्या है, डायरेक्शन, ये है डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का मतलब एक डायरेक्शन में होते हैं, ये डायरेक्शनल लेस है, डायरेक्शन लेस, ये डायरेक्शन नहीं होती है उसमें, ठीक है। अब देखिए मॉडर्न थ्योरी में दोनों को मिक्सचर कर दिया गया, ठीक है। किस साइंटिस्ट ने दिया था, लिखिएगा, गिवन बाय डॉबझानस्की, डॉबझानस्की, स्टीवन, STEVEN, और एक साइंटिस्ट थे, एक और कोई नाम थे, इसमें याद नहीं आ रहा नाम, देख लीजिएगा, एक काम और है, ठीक है। राइट, क्या नाम है उनका, राइट, ठीक है, WRIT। ये 3 साइंटिस्टों ने मिल करके इस थ्योरी को दिया था, ठीक। अब इस थ्योरी में जानते हैं कुछ नहीं समझ रहा है, इसमें आपको ये देखना है कि इस थ्योरी में विकास होता कैसे है। तो डार्विन तो बताए विकास कैसे होता है, ठीक है, म्यूटेशन वाला बताया विकास कैसे होता है, ये सबको मिक्स कर ले गए। जितने तरीके से जीन चेंज होता है सारे कारण लिखेंगे इसमें, सारे कारण, ठीक है। अभी पॉइंट बता दे रहा हूँ, जितने तरीके से जीन में चेंज हो सकता है वो सारे कारण इस थ्योरी में फॉलो होंगे। मतलब ये थ्योरी जो काम करती है जीन बाय चेंज, हाँ, ठीक है। तो लिखते रहिए कि मॉडर्न इसमें क्या क्या हो सकता है। मॉडर्न थ्योरी में इवोल्यूशन कैसे होता है, तो लिखेंगे इवोल्यूशन बाय, डन बाय, कैसे इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। पहले हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन से जानते हैं जीन बदलता है, दो लोगों का जीनोम जब मिक्स होता है, जाइगोट जब बनता है तो पेरेंट का अलग अलग पेरेंट मिक्स होता है ना, यस सर। बच्चा जो बनता है दोनों का मिक्सअप होकर आता नहीं आता है, तो हाइब्रिडाइजेशन से जीन बदलता है, चेंजिंग आती नहीं आती, हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा क्या हो गया, जो मियोसिस होती है, मियोसिस याद आ रहा है ना, मियोसिस में होता है रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर होता है ना, उससे भी तो जीन एक्सचेंज होता है, वो भी जीन बदलने का तरीका, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन से परिवर्तन आएगा, वेरिएशन आएगा, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन से भी क्या होता है, परिवर्तन आते हैं। डार्विन ने तो बताया जी सर। अगर नेचुरल सिलेक्शन होगा तो नई वैरायटी बन जाएगी, बनेगी ना, डार्विन की थ्योरी मिलाई गई है इसमें नहीं। और क्या इसमें म्यूटेशन होगा तो वेरिएशन आएगा, म्यूटेशन होगा तो वेरिएशन आएगा। और बताइए वेरिएशन कैसे आता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, हाँ, उसको अलग से समझाना, इसलिए मैं भी नहीं लिख रहा था। और बताइए जीन फ्लो, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी बताना एक टॉपिक, रिप्रोडक्टिव, नोट कर लीजिए अभी, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से भी जीन चेंज होता है। मतलब इससे भी विकास, जीन चेंज हुआ तो विकास हुआ, सीधे जीन माइग्रेशन भी तो है, उसी में है। जीन माइग्रेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट में ही है, ठीक है। जीन माइग्रेशन नोट कर लीजिए, जीन माइग्रेशन, और लिख लीजिएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट को अलग से लिख लीजिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। इसमें बॉटलनेक इफेक्ट, फाउंडर इफेक्ट आता है, और कोई तरीका जीन बदलने का, तो इतने ही तरीके हैं, ठीक है। अब इसमें से ये तो सब जान रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, यहाँ तक हो गया। बताना है ये थोड़ा सा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो केवल आप जीन माइग्रेशन देख लीजिए, अभी जेनेटिक ड्रिफ्ट को अगली बार समझ लीजिएगा। तो जीन माइग्रेशन जानते हैं क्या होता है, देखिए बहुत कुछ नहीं है, आसान है। मान लीजिए कैपिटल डी, ये इंडिविजुअल है, यहाँ पर कैपिटल ए वाले, ठीक है, कैपिटल बी वाले, स्मॉल ए, स्मॉल बी, ठीक है, और ये कैपिटल डी, स्मॉल डी, ये सब एरेल वाले लोग हैं। माइग्रेशन जानते हैं क्या होता है, ये तो मैंने एरेल लिखा है ना, क्या लिखा, एरेल। इसको जीन लिखना पड़ेगा, तो जीन मान लीजिए लिख दिया, देखिए स्मॉल भी हो गया, ठीक है, ये मैंने जीन लिख दिया, देखिए पेयर में हो जाएगा तो जीन पेयर में हो जाएगा तो जीन हो जाएगा, याद रखिए, ठीक है, ये हो गया।
ये हो गया ठीक। अब जीन माइग्रेशन क्या होता है, मान लीजिए इतने लोग बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है, और 2 लोगों में टॉल वाला जीन है, 2 लोगों में। अब 2 लोग यहाँ से उठ के चले गए, अपने साथ अपना जीन भी ले गए, टॉल जीन की फ्रीक्वेंसी बदल गई ना। जब मान लीजिए 2 नहीं 20 लोग बैठे हैं, 10 लोगों में टॉल का जीन है, 10 लोगों में है, तो जीन फ्रीक्वेंसी कितनी आई बताइए। टॉल की जीन फ्रीक्वेंसी 10/20 हो गया ना, 10 में टॉल लगा हुआ है। कोई पर्टिकुलर जीन 10 लोगों में है, टोटल लोग कितने हैं, 20 लोग हैं, जीन फ्रीक्वेंसी 10/20 हो गया। इसमें से अब सॉल्व करके लाएंगे, कितना हो गया, 0.5 आ गया। अब इसमें से अगर मान लीजिए 10 लोगों में टॉल था और इसमें से 5 लोग चले गए, तो कितने बचे, अब 5 ही तो बचे ना। अब निकालिए, अब कितना फ्रीक्वेंसी आएगा, 5/15। अब जितने बचे उसी में से निकालेंगे ना, 15 बचे, फ्रीक्वेंसी बदल गया ना। जब लोग जाएंगे माइग्रेट करेंगे तो जीन फ्रीक्वेंसी भी बदल जाएगी, अपने साथ अपना जीन भी तो ले जा रहे हैं, अपने नंबर भी तो करना, नंबर कम कर रहे हैं ना। तो जीन माइग्रेशन का मतलब होता है कि जीन का किसी पॉपुलेशन से बाहर चले जाना। एक तो तरीका ये हो गया, इसी को बोलते हैं एमिग्रेशन। क्या बोलते हैं, एमिग्रेशन। एक वर्ड यूज किया जाता है एमिग्रेशन, मतलब बाहर चले जाना, और एक होता है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन क्या होता है, अंदर आना। मान लीजिए इतने लोग हैं, 2 लोग आगे कैपिटल टी वाले बैठ गए, फ्रीक्वेंसी बदल देंगे, ठीक है, वो होता है इमिग्रेशन। किसी पॉपुलेशन में बाहर से कोई इंडिविजुअल घुस जाना, इमिग्रेशन, तो जीन फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। और किसी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल चला गया तब भी बदल जाएगी। ये जीन का माइग्रेट कर जाना, ठीक है, आएगा तब भी जाएगा। या हम क्या करें बताइए, जीन चेंज हो जाना, जहाँ पे जाए वहाँ पे चेंज करेगा, वो फाउंडर इफेक्ट होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। हाँ, जहाँ जाएगा वहाँ पर भी चेंज करेगा।